हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, जिसके अंतर्गत आज आपका यह 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सकें। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपकी प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना से जितने भी आपके कंसेप्ट, चाहे वो समाजवादी हो, कौन कौन से अनुच्छेदों में कहाँ कहाँ पर आपका चेंज किया गया है, कब कब कौन कौन से शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, उनसे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के PYQ को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह जो टॉपिक है आपकी आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, UPPCS प्रीलिम्स हो, चाहे वो UPSC हो, हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, संप्रभुता, राजधानी, शासन अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संप्रभुता किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व माना जाता है। यहाँ पे जो आपका शब्द दे रखा है राज्य, राज्य का यहाँ पे मतलब है आपका किसी देश से है, यानी इसका मतलब नेशन से है। किसी भी देश के या फिर किसी भी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से माने जाते हैं, तो ध्यान रखना 4 एलिमेंट माने जाते हैं, जिनसे आपके एक देश की पहचान मानी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक मान्यता प्रदान की जाती है। कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? इनमें से नंबर 1 पर आता है आपका पॉपुलेशन होनी चाहिए। नंबर 2 पर आपके कुछ देश की लैंड होनी चाहिए, यानी भूभाग होना चाहिए। नंबर 3 पर आपका क्या है? एक स्थापित गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें भी आपको लर्न करने हैं। नंबर 4 है आपका, वो है सोवर्निटी, यानी सोवर्निटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, संप्रभुता। निम्नलिखित में से राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं? जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे किसी भी राज्य के मूलभूत तत्व पूछे गए हैं। राज्य का मतलब आप सबको पता है कि यहाँ पे किसी भी देश से संबंधित है आपका राज्य शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता एक राज्य के मूलभूत तत्व माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, यानी इंडियन पॉलिटी है, उनमें सबसे सर्वोच्च कौन माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, संविधान ही सर्वोच्च माना जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षतात्मक, संसदात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान दे रखा है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, संसदात्मक प्रणाली को भारतीय संविधान के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि भारत में वही वैलिड मानी जाती है। संसदात्मक का मतलब क्या होता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या है कि आपकी एक वर्तमान में एक संसद है, जिसका गठन कैसे किया गया है, जिसके 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं? तो उसमें से एक है आपकी लोकसभा, दूसरी है आपकी राज्यसभा, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ये आपके 3
इसके कंपोनेंट माने जाते हैं। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। ये जो प्रणाली है हमने कहाँ से एक्सेप्ट की है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से लिया है, तो ये आपका एक स्रोत है। क्या है? सोर्स है आपका, जहाँ से हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने संविधान में ग्रहण की हैं। उससे संबंधित आपका सेकंड वीडियो है, जो कि चैनल पर आपका ऑलरेडी उपलब्ध है इस सीरीज का। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और वो ही काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य उसके अंतर्गत बताए गए हैं। हाल ही में क्वेश्चन में जो पूछा गया है शासन प्रणाली के बारे में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। संसदात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो भारत में संसदात्मक व्यवस्था है वो क्या है। एक एक करके हम इसको वर्णन करके देखते हैं कि आपकी जो संसदात्मक व्यवस्था है वो क्या है। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है, ध्यान रखना है। ये जो शब्द है वो विधायिका दे रखा है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से क्या आपकी प्रणाली है, क्या होती है शासनात्मक व्यवस्था। तो डायरेक्टली आपका सही आंसर क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर 4। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम संसार में किस देश में आरंभ की गई थी संसदात्मक सरकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट ब्रिटेन में इसे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ग्रेट ब्रिटेन से ही हमने भारतीय लोगों ने इसे क्या किया है, ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार अलग है। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और आपको ये चीज़ें लर्न करनी ही करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली डिफरेंस पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली यानी भारत की और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है या फिर किस प्रकार से अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो ध्यान रखना है। मान के चलिए कि संसद ने कोई अपना विधेयक कोई बनाया है, ध्यान रखना है, कोई इन्होंने विधेयक बनाया और इसको क्या कर दिया, अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया। यानी विधेयक आया और दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति ने साइन कर दी, अधिनियम बन गया। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसके अंतर्गत कुछ खामियां हैं, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले को, उस अधिनियम को रिव्यू कर लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये मिलता है कि उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट, उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फंडामेंटल राइट का क्या होता है, अवलोकन होता है, या फिर कह सकते हैं डिक्रीमेंट्स होते हैं, या फिर भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है, तो वो उस स्टेप को या कह सकते हैं कि उस खंड को लागू नहीं होने देगा। ये प्रणाली मात्र कहाँ पर है, ये प्रणाली भारत और ब्रिटिश संसद में अंतर पैदा करती है। ये भारतीय प्रणाली की व्यवस्था है, ना कि ब्रिटिश प्रणाली की। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे बोला गया है, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4,
अध्यात्मक सरकार भारत की संविधान की कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो सरकार है वो कहाँ पर है, ये अमेरिका में सरकार है। ये चीज़ों को आपको याद करना है। जबकि अदर विशेषताएं जो दे रखी हैं आपकी वो भारत के संविधान में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सरकार है आपकी, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। ये जो सिस्टम है हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं अगर संघात्मक की बात करते हैं तो ये जो प्रावधान है वो हमने कनाडा से प्राप्त किया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो सिस्टम है हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से जो भारतीय राजनीति है उसमें उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारतीय राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा नहीं है, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जबकि भारतीय संविधान में क्या क्या है, आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली है, बिल्कुल ठीक है। संघीय नीति बनाई जाती है, ये भी आपका सही है। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, और यही होगा आपका आंसर। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका सही आंसर पूछ रहा है कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है उसका महत्व क्या है, क्यों है, उसका रीज़न क्या है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्या इसका ये मतलब है कि जो संसदीय प्रणाली है सरकार है, क्या इसका रूप है कि जनता द्वारा इसको प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये आपका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 75 के 3 में। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आर्टिकल नंबर 75 के 3 में इसका प्रावधान दे रखा है। ये चीज़ों को आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर है 4। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, उच्च सदन में, व्यवस्थापिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पद्धति होती है उसमें जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्या भारत में ये प्रणाली है, तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रणाली है आपके यूएसए में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और वहाँ पर राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो वो हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। 1, संविधान संगत सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी जो विशेषता है जो भारतीय राजतंत्र की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, सत्तावादी सरकार। यानी कह सकते हैं कि सत्तावादी नहीं है, जिसे आप एक और नाम से और जानते हैं, लाल फीताधारी सरकार। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लाल फीताधारी सरकार भी नहीं है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकारें जो होती हैं उनको अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये प्राप्त होते हैं इनको भारतीय संविधान से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शिता, लाल फीताशाही, कानून का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे डायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका स्वशासन होता है उसकी विशेषता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, लाल फीताशाही सरकार, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत या सरकार अपने अंदर पूरी जितनी भी पावर होती है एब्जॉर्व कर लेती है और उसका मिसयूज करना प्रारंभ कर देती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ संविधान प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है कुछ ना कुछ। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो संविधान शब्द आपका ना है वो गलत दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मिटा लीजिए। यहाँ पर आपका एक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना होता है आपका शब्द, क्या शब्द है? सुविधाएं शब्द यहाँ पर आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो सही आंसर है कि आपके जो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कल्याणकारी राज्य का गठन करना है, ये आर्टिकल नंबर जैसे आप 37 पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपका प्रावधान दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? तो ये DSPS में दे रखा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ना है, यह वक्तव्य किस धारा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, लोकतंत्रात्मक राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, पुलिस राज्य की, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर आपसे लिए बोला क्या गया है वो देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यहाँ पर आपका शब्द आएगा छोड़ता है, तो यहाँ पे ता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये जो धारा दे रखी है वो धारा नहीं है, यहाँ पर शब्द आना चाहिए धारणा। क्या शब्द है आपका? धारणा शब्द है आपका, चीज़ें याद करनी है। कौन से की धारणा है? तो ये कल्याणकारी राज्य की धारणा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार जिसे हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपके चाइना में मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है सत्ता यानी सट्टा, जो शब्द लिखा है वो सत्ता शब्द है। एक्चुअली में क्या है? सट्टा नहीं है, ये आपका सत्ता शब्द आपका दे रखा है, यानी गवर्नमेंट का संबंधित है ये चीज़ें आपकी। यानी भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कुल मिला के आपसे प्रमुख स्रोत के बारे में बात कही गई है। जनता, संसद, राष्ट्रपति, संविधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो प्रमुख स्रोत होती है वो है आपकी जनता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना में भी प्रस्तावित है। आप जैसे ही प्रस्तावना की चीज़ें पढ़ेंगे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि प्रस्तावना में आपका ये वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन करते हैं? हम भारत के लोग, क्या करते हैं? हम भारत के लोग। तो भारत के लोग का मतलब है जनता, तो जनता ही प्रमुख स्रोत मानी जाती है। प्रस्तावना की ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर पूरे डिटेल प्रस्तावना का कराया गया है कि कैसे कौन कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम जो अध्यात्मात्मक शासन है वो किस देश में लागू हुआ था, या किस देश में सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया था।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता है। ये चीज़ों को आप याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक समूह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, जो कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या है, इस मामले में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। सही आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी गणतंत्र शासन है। अब देखिए, गणतंत्र शब्द जो बना है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है। अलग अलग शब्द हैं आपके, एक है आपका गण और दूसरा है आपका तंत्र। गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, यानी जनता की प्रणाली होती है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली होती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा है और राजा का बेटा ही नेक्स्ट टाइम में राजा बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या करता है कि जो आपकी जनता होती है वो वोट देती है और उसके बाद में ही आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति बनता है। तो पूरी पावर किसके हाथ में है? वहाँ पर आपकी जनता के हाथ में है। वंशानुगत कोई नहीं बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः आपका लचीला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान कैसा है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अंशतः तो कठोर है और अंशतः कैसा है? लचीला है। अब ये कठोर और लचीले का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। यानी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आप इजीली उन्हें चेंज कर सकते हैं। क्या है? जो प्रावधान आपके दे रखे हैं उनको आसानी से बदला जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत कठिन तरीके से हम बदलते हैं, यानी उनका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कह सकते हैं कि जटिल है। इसलिए जो चीज़ें दी गई हैं वो है ऑप्शन नंबर 4, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक गहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ की चीज़ें तो आपको लर्न भी लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, एक गहरी नागरिकता। ये संघीय प्रणाली का लक्षण नहीं है। संघीय प्रणाली का लक्षण है आपके शक्तियों का बंटवारा, जो कि हमने लिया है कनाडा से। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हमने ली है USA से। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, तो आपका सबसे बड़ा संविधान लिखित का है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है, एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। ये आपका जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहाँ पर आपके ना 2 आंसर सही हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश को कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ऑप्शन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं कुछ ऑप्शंस। इसको हम 3 ना मान के, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस को एब्सोल्यूट कर दिया है। अब हमने ना नए नए ऑप्शंस बना देते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा 3 और ये ऑप्शन हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे क्या सही आंसर होना चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया था और दोनों लोगों ने ही इसके समर्थक थे। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है, यानी भारत का जो इतना बड़ा संविधान है वो इतना बड़ा क्यों है, उसका रीज़न क्या है, यानी इतना बड़ा लार्जेस्ट दुनिया का, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है अपने भारत का, ऐसा क्यों। इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट किए गए हैं। इसमें विस्तृत शासकीय प्रावधान है, एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या रीज़न है कि संघ और राज्य सरकारों का ये संविधान है। कुल मिला के सिंपल भाषा में ये कहें कि यहाँ पे जो संविधान लिखा गया है भारत का वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अलग अलग जो गवर्नमेंट हैं आपके, सेंट्रल के लिए तो अलग प्रावधान दे रखे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग प्रावधान दे रखे हैं। इसलिए क्या किया गया, ये आपका बड़ा हो गया है प्रावधान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, जी ऑस्टिन, केसी व्हीलर, सर आइवर जेनिंग्स, डी के बसु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो भारतीय संघवाद है वो कैसा संघवाद है, सहकारी संघवाद का है, कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल का है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन का पूरा नाम क्या है वो भी आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बोल दे। तो यहाँ पर देखो, इसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है, ग्रेनविल ऑस्टिन इसका पूरा नाम है, और याद कर लीजिएगा हमेशा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित इसने बात कही गई है कि सहकारी संघवाद है भारत का। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, हैरोल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्रेसी, केसी व्हीलर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो बात कही गई है किसकी, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केसी व्हीलर ने ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक टांग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे तंग ढांचा आपका शब्द है, क्या है, तंग ढांचा आपका शब्द है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट जो शब्द है वो लिख दे रहा हूँ। तंग ढांचे की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है कि तंग ढांचे में उसको हमने नहीं डाला है। तो ये चीज़ें आपको पता करनी है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, वेंकटेश अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बात कही गई है कि जो अपना संविधान है उसे हमने किसी भी तंग ढांचे में नहीं डाला है। यदि हमारी सभ्यता सफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ये कथन किसका है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक शब्द दे रखा है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है, एक्चुअल में जो शब्द है आपका सफल नहीं है, यहाँ पे विफल शब्द का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हमारी जो व्यवस्था है वो विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये कथन किसका है, ये कथन आपको लर्न करना है, और इस प्रकार के कथन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, एल.डी. वाइट, अलेक्जेंडर पॉप, W.B. डॉनहम, नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे किए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका W.B. डॉनहम के द्वारा ये कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 है।
परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। कुल मिला के यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी सरकार है एक संवैधानिक सरकार है। इसका अर्थ या परिभाषित कैसे करेंगे? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एक सीमित सरकार। क्योंकि देखिए संविधान से अगर सरकार मिली है तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। यानी क्या है, सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन के अंतर्गत ही वर्क करती है ऐसी सरकार। यानी सीमित सरकार होगी तो वो क्या होगी, एक संवैधानिक सरकार का अर्थ है। समाज में समानता के होने का एक निहित है यह कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव होता है, अवरोधों का अभाव होता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, विचारधारा का अभाव होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके कि इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है या फिर कह सकते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आपकी बातें की गई हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि समाज में समानता के होने का एक निहित है। क्या निहितार्थ है? देखिए यहाँ पे एक जो शब्द आपका दे रखा है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पे जो शब्द है आपका निहितार्थ, आपका शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है? निहितार्थ आपका शब्द दे रखा है कि इसका अर्थ क्या है, समानता का अर्थ क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर है कि विशेष अधिकारों का अभाव होता है समानता के मामले में। यानी समानता हम तभी कहेंगे जब किसी भी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। संविधान की नज़र में क्या है, सबके सब समान हों। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948, 1949, 1951, 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्र प्रतीकों से संबंधित क्वेश्चन है आपके कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हैं, ध्यान रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1950। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनगण मन अधिकी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे ही बनेंगे। ये आप चीज़ों को याद करना है। एक्सेप्ट किया गया कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे एक्सेप्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये लिखा किनके द्वारा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लिखा गया है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। कितने समय में गाया जाता है? तो ध्यान रखना है 52 सेकंड में ये गाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संपूर्ण राष्ट्रगान के गायन में गायन काल क्या है? कुल मिला के ये है कि कितने समय में इसे गाया जाता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 45 सेकंड, 55 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो गायन काल कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52 सेकंड का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? 24 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई है राजकीय चिन्ह की कि कब इसे अंगीकृत किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसे अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अब हम थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं कि ये है क्या। जो राजकीय चिन्ह है आपका वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है आपका वाराणसी जिले यूपी में। यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना है अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए। राजकीय चिन्ह के अंतर्गत जो आपके शेर होते हैं, ध्यान रखना है वो लॉइन लिए गए हैं। कितने लॉइन हैं? वो आपके 4 लॉइन हैं जो कि चारों दिशाओं को यहाँ पर वो इंडिकेट करते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब सर्वप्रथम स्वीकार किया था? 26 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज की। ध्यान रखिएगा, इसे हमने कब एक्सेप्ट किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, 22 जुलाई 1947 को इसे हमने एक्सेप्ट किया है। एक एक करके हम थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इसके अंतर्गत आपके 3 कलर हैं और कैसा किस तरह का बना होता है उस पर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जब हम एक ध्वज बनाते हैं, चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए ऊपर जो आपका बना होता है वो केसरी कलर का बना होता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ इस तरह से आपका राष्ट्रीय ध्वज बना होता है। जो दूसरी लेयर होती है वो किस लेयर की होती है? वो होती है आपकी वाइट कलर की, और तीसरी लेयर होती है आपके ग्रीन कलर की। तो कुल मिला के इस तरह से आपका बना होता है। चीज़ों को आपको ध्यान में भी रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका तिरंगा बना होता है, लेकिन तिरंगे के अंतर्गत एक चीज़ और होती है। यहाँ पर आपका एक ग्रीन कलर का गोला होता है जिसके अंतर्गत आपके ये इस तरह से आपकी चीज़ें बनी होती हैं। तो कुल मिला के कितना क्या होता है? चीज़ों को जो आपको याद रखना है, 3 कलर होते हैं। एक तो होता है आपका सैफरॉन यानी केसरिया आपका होता है इधर, यहाँ पर आपका सैफरॉन हो जाएगा, केसरिया हो जाएगा। और दूसरा आपका होता है वाइट। वाइट आपको देखिएगा नहीं तो मैं येलो से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका कलर क्या है? वाइट है। और तीसरा कलर होता है आपका ग्रीन। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। ध्यान रखना है, ये आपके सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, त्याग को डिनोट करता है। वाइट करता है पीस को, और ये करता है प्रॉस्पेरिटी को यानी समृद्धि को। प्रॉस्पेरिटी को ये आपका डिनोट करेगा। इसके अंतर्गत आपकी 24 आपकी जो लाइनें हैं वो होती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है। इंडिकेट करता है ये जस्टिस को। अगर इसके हम लेंथ और विड्थ की बात करते हैं कि इसका लेंथ और विड्थ किस रेशियो में होती है, तो ध्यान रखना है 3:2 में इसकी लेंथ और विड्थ होती है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय ध्वज की बात की है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, भाईचारे का, या इनमें से कोई नहीं। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका जो चक्र प्रतीक होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। ये न्याय का प्रतीक माना जाता है। ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो आपकी तीलियाँ होती हैं, चक्र रेखाएं होती हैं, वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आपके पूछे जाते रहेंगे। चीज़ों को आपको इस तरह से ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हिरन, शेर, हाथी, बाघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये भी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वो है आपका बाघ। अब यहाँ पे बाघ से संबंधित चीज़ें आपको पता रहना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या कंपलसरी है? पहले आपको लर्न होना चाहिए इसका साइंटिफिक नाम, क्योंकि साइंटिफिक नाम अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये नेशनल एनिमल है। तो साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो साइंटिफिक नाम है इसका पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था इसके संरक्षण के लिए? तो ध्यान रखना है 1973 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल, हंस, कबूतर, मोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? क्योंकि वो चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे हम कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्रिस्टेटस ये साइंटिफिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बात कही गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे हम कमल कहते हैं और ये हमारी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हमें याद रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनको भी मैं लिखा देता हूँ। जैसे एक कई बार अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि सर नेशनल फ्रूट क्या होता है, राष्ट्रीय फल क्या है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल ट्री है वो क्या है। तो नेशनल ट्री के बारे में भी आप समझ लीजिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ से हो सकता है कि मैचिंग में आपसे पूछ ले। जनरली क्वेश्चन हम अक्सर करके आते नहीं हैं, बट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका मैंगो हो जाएगा और ये आपका वेनियन ट्री होता है यानी बरगद होता है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। वेनियन ट्री है यानी बरगद है। तो इस प्रकार हमने 38 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जो कि संबंधित हैं। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं? यहाँ पे हमने किए हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है और किस तरह से आपकी यूज़ की जाती है। सेकंड टॉपिक इसी में हमने जो कवर किया है वो किए हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हैं, जो कि क्वेश्चन कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी से जाते जाते रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। साथ साथ में इस सीरीज़ को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको टोटली कम से कम 2000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हैं। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए अपने कंटेंट को और अच्छे से आपको प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।